तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इग्नोरा नाम के एक विशाल समुद्र के अंदर 5 आइलैंड्स हैं और ये 5 आइलैंड्स मिलकर समुद्र के अंदर एक एंटे-इस्ला नाम की जगह को बनाया करते थे। और जो लोग भी एंटे-इस्ला के अंदर रहा करते थे वो डीमन किंग सेटन को जानते थे और सेटन का वहां पर एक ही प्लान था कि सभी के सभी इंसानों को खत्म कर कर डीमंस के लिए एक नई दुनिया बनाना। और सेटन की आर्मी के अंदर सिर्फ 4 ऐसे डीमंस थे जिनके ऊपर वो पूरा विश्वास करता था और उनके नाम थे एद्रा मलिक, लूसीफर, आलसियल और मालाकोडा। और सेटन के ऑर्डर पर उन चारों के चारों जनरल्स ने वहां पर उन सभी के सभी आइलैंड्स के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था और बाकी के सभी इंसान वहां पर उन डीमंस की आर्मी को संभाल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो सभी के सभी एक एक करके मारे जा रहे थे। मगर तभी के तभी उस दुनिया के अंदर एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसने की डीमंस की आर्मी को एक ही झटके में खत्म कर दिया और देखते ही देखते उन चारों के चारों जनरल्स की आर्मी को भी खत्म कर दिया गया। और देखते ही देखते उस पावरफुल हीरो ने वहां पर उस सेंट्रल आइलैंड के ऊपर भी अटैक करना चालू कर दिया जिसके अंदर डीमन किंग रहा करता है। और देखते ही देखते वो हीरो वहां पर डीमन किंग के कैसल के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसके बाद उस हीरो और डीमन किंग के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई भी होती है। और साथ ही साथ हीरो के साथ ही वहां पर डीमन किंग के मैजिक को खत्म कर रहे थे और मौका देखते के साथ ही वो हीरो वहां पर डीमन किंग के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। मगर सेटन वहां पर उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करते हुए उसके कवच को ही वहां पर तोड़ देता है। मगर तभी के तभी वहां पर आरसीएल आ जाता है और जब वो वहां पर देखता है कि हीरो ने वहां पर डीमन किंग के ऊपर अटैक कर दिया है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को दिखाते हुए हीरो और उसके साथी को दूर फेंक देता है। जिसके बाद आरसीएल वहां पर डीमन किंग को इन्फॉर्म करता है कि इंसानों की आर्मी वहां पर उनकी डिमोनिक आर्मी को खत्म करती जा रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ देर के अंदर ही उनका ये महल तबाह हो जाएगा। इसलिए आरसीएल वहां पर डीमन किंग को सुझाव देता है कि इससे पहले कि ये महल वहां पर तबाह हो जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर जब तक आरसीएल वहां पर अपनी बात को खत्म कर पाता है हीरो वहां पर डीमन किंग के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और इस अटैक के बीच में डीमन किंग और हीरो वहां पर एक दूसरे से आंखों में आंखें मिलाते हैं और पलक झपकते के साथ ही डीमन किंग वहां पर दीवार को तोड़ते हुए आसमान में चले जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि अभी के लिए मैं एंटे-इस्ला को छोड़ के जा रहा हूँ मगर मैं वापस जरूर आऊंगा और जब मैं अगली बार वापस आऊंगा तो मैं पूरी की पूरी इंसानियत को एक ही झटके में मिटा दूंगा। जिसके बाद डीमन किंग वहां से एक पोर्टल खोल के आरसेल के साथ वहां से चले जाता है और डीमन किंग को अपनी दुनिया से भगाने की वजह से पूरी की पूरी इंसानियत वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। जिसके बाद हमें दूसरी दुनिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आरसेल और डीमन किंग वहां पर पहुंच चुके होते हैं और आरसेल वहां पर डीमन किंग से पूछता है कि मेरे मालिक क्या आप ठीक है। जिसके बाद सेटन वहां पर आरसेल से कहता है कि हमें अपने आप को हील करने के लिए किसी जगह को ढूंढना पड़ेगा। और जब वो दोनों के दोनों वहां पर उस गली से बाहर निकलते हैं तब वो आसपास का नजारा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और आरसीएल वहां पर डीमन किंग से पूछता है कि आखिर ये कौन सी दुनिया है। और जब आरसीएल वहां पर सेटन की तरफ देखता है तब वो वहां पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सेटन से पूछता है कि आखिर आपने ये वाला रूप क्यों लिया है। और जब डीमन किंग वहां पर आरसीएल की बात को सुनकर अपनी हाथों की तरफ देखता है तब वो वहां पर एक सेकंड के लिए रुक जाता है और उन दोनों को इस जगह पर ऐसा खड़ा हुआ देख वहां पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उन दोनों को ऐसा देख वो पुलिस वाले उन दोनों के दोनों को अपने पास बुलाने लगते हैं। जिसकी वजह से आरसीएल वहां पर उन दोनों के दोनों पुलिस वालों से डीमन लैंग्वेज में कहता है कि मुझसे इज्जत से बात करो इंसान कहीं के। और जैसे कि हम सभी को यहाँ पर पता है कि पुलिस को वहाँ पर डीमन लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए पुलिस को वहाँ पर ये लग रहा होता है कि वो दोनों के दोनों शायद से फॉरेन कंट्री से आए हैं। और आरसीएल को वहाँ पर ये देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि उसने डीमन मैजिक का यूज करने के बाद भी अपनी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कैसे नहीं करा। जिसके बाद सेटन वहाँ पर आरसीएल से कहता है कि हमें यहाँ पर अपने मैजिक को इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें इस वर्ल्ड के बारे में पता ना चल जाए। और क्योंकि वो दोनों के दोनों वहाँ पर उस फाइट की वजह से काफी ज्यादा इंजर हो चुके थे तो वहाँ पर मौजूद एक पुलिस वाला उनकी मदद करने की कोशिश करता है। मगर एक इंसान को अपने पास आता हुआ देख आरसीएल वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और जंप करते हुए पीछे चले आता है। जिसके बाद आरसीएल वहाँ पर उस पुलिस वाले से कहता है कि मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करो इंसान कहीं के। और ये कहते के साथ ही आरसीएल वहाँ पर अपने डीमन मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है मगर हालांकि वहाँ पर उसके मैजिक से कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो पुलिस वाले वहाँ पर उन दोनों के दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर लेके चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के बाद उन दोनों के दोनों को वहाँ पर अलग अलग रूम के अंदर बिठाया जाता है और वो दोनों के दोनों पुलिस वाले वहाँ पर उन दोनों के दोनों से वहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ साथ उन्हें वहाँ पर खाना भी ऑफर करते हैं। जिसके बाद वो पुलिस वाला वहाँ पर सेटन से कहता है कि इस खाने को काल्सुडोन कहते हैं। मगर सेटन को वहाँ पर उस पुलिस वाले के ऊपर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी डीमन आइज का यूज करके उस खाने को चेक करने लगता है और उसी के बाद मौका लगते के साथ ही सेटन वहाँ पर पुलिस वाले को भी हिप्नोटाइज कर देता है। जिसके बाद सेटन वहाँ पर आरसीएल को चेक करने के लिए उसके रूम के अंदर जाने लगता है और जब वो वहाँ पर उस रूम का गेट खोलता है तब वो वहाँ पर देखता है कि आरसीएल तो वहाँ पर बिना किसी टेंशन के उस डिश को बड़े मजे से खा रहा होता है। और सेटन को वहाँ पर उस कमरे के अंदर घुसता हुआ देखो पुलिस वाला वहाँ पर सेटन से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हें पता नहीं कि इस कमरे के अंदर आम लोगों का आना मना है। मगर सेटन वहाँ पर फिर से हिप्नोटाइज मैजिक का यूज करते हुए पुलिस वाले को भी वहाँ पर चुप कर देता है। जिसके बाद सेटन वहाँ पर आरसीएल से कहता है कि मैंने हिप्नोटाइज मैजिक का यूज करते हुए उस पुलिस वाले से सभी के सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है और साथ साथ हम एक अर्थ नाम की दुनिया के अंदर एक जापान नाम की प्लेस के अंदर मौजूद है और अभी हम जिस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है उसे पुलिस स्टेशन कहा जाता है। जिसके बाद
आर्सेल वहाँ पर सेटन से पूछता है कि अच्छा तो फिर जो चीज अभी टेबल पे पड़ी है, जिस चीज को मैं खा रहा था, आखिर वो क्या है। तो सेटन वहाँ पर आर्सेल से कहता है कि इस डिश को कात्सुडोन कहा जाता है और साथ ही साथ ये जापान के अंदर खाई जाने वाली सबसे ज्यादा कॉमन डिश है। जिसके बाद सेटन वहाँ पर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि इस दुनिया के अंदर डीमंस, मॉन्स्टर और मैजिक एक मिथ है। ये सुनकर आर्सेल वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सेटन से कहता है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब डीमन किंग उस दुनिया को एनालाइज करता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक एग्जिस्ट करता है, मगर वो मैजिक क्वांटिटी के अंदर इतना ज्यादा कम है कि हम अपनी डीमन फॉर्म को तक एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद सेटन वहाँ पर आर्सेल से कहता है कि मैं अभी भी थोड़ी बहुत मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर उतने से मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए भी मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिसके बाद सेटन वहाँ पर आर्सेल से पूछता है कि क्या तुम मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहे हो, और ये सुनकर आर्सेल वहाँ पर फिर से काफी ज्यादा एक्टिंग करते हुए अपने मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर इतनी ज्यादा एक्टिंग करने के बाद भी आर्सेल वहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मगर आर्सेल को वहाँ पर इस पोस्ट के अंदर खड़ा हुआ देख एक टैक्सी रुक जाती है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेटन आर्सेल से कह रहा होता है कि मैं अपनी मैजिक एनर्जी को सेट करके कुछ देर के लिए अपने मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर अगर मैं यहाँ पर अपने सभी के सभी मैजिक पावर को इस्तेमाल कर देता हूँ तो मेरे पास अपने मैजिक पावर को रिस्टोर करने का कोई और जरिया नहीं है। मगर सेटन के दिमाग में वहाँ पर ये चल रहा होता है कि अगर इस दुनिया के अंदर मैजिक नहीं है तो इस दुनिया के लोगों को मैजिक के बारे में कैसे पता। इसीलिए सेटन को वहाँ पर ये भरोसा होता है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक पावर को इकट्ठा करने का कोई ना कोई जरिया जरूर होगा, मगर तब तक के लिए उन दोनों को वहाँ पर इस दुनिया के अंदर इस दुनिया के कायदे कानून को मानते हुए रहना पड़ेगा। इसीलिए वो दोनों के दोनों वहाँ पर अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। मगर बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद एम्प्लॉय को मनाने के लिए सेटन को वहाँ पर फिर से हिप्नोटिज्म का यूज करना पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें देश की करेंसी के बारे में भी पता चलता है और उसी के बाद वो दोनों के दोनों वहाँ पर अपना एक घर को रेंट पे लेने के लिए चले जाते हैं। मगर जब वो वहाँ पर अपने घर को देखते हैं तब वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक छोटी सी झोपड़ी होती है और उस झोपड़ी के अंदर टोटल 6 कमरे होते हैं और सेटन वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि कम से कम उन्हें 6 कमरे मिल रहे हैं। मगर जब वो वहाँ पर उस घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि उन्हें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा मिलने वाला है और उसी के साथ साथ वो वहाँ पर उस घर के लैंडलॉर्ड से भी मिलते हैं जिसका नाम मिकी शिबा होता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्सेल और सेटन एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं, मगर बातों के बीच ही सेटन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेटन को डॉक्टर से पता चलता है कि एक दिन कुछ ना खाने की वजह से सेटन वहाँ पर कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था और हॉस्पिटल की फीस को देखने के बाद सेटन वहाँ पर आर्सेल से कहता है कि मुझे तो इस फॉर्म के अंदर पता ही नहीं चला कि मुझे खाना भी खाना है। जिसके बाद हमें सेटन के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेटन और आर्सेल किसी प्रकार के फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं और उस फॉर्म के अंदर सेटन वहाँ पर अपना नाम माओ सेडान रखता है और आर्सेल का नाम होता है शीडो आर्शिया। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग सेटन और आर्सेल को नॉर्मल लोगों के कपड़ों के अंदर देख पाते हैं और उसी के बाद आर्सेल वहाँ पर सेटन से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमें इन पैसे को संभाल के खर्च करना चाहिए। तो सेटन वहाँ पर आर्सेल से कहता है कि मैं संभाल के ही खर्च कर रहा हूँ क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमें एक फ्रिज की जरूरत तो थी ही और साथ साथ वॉशिंग मशीन और साइकिल भी हमारे काफी ज्यादा काम में आएगी। तो आर्सेल वहाँ पर सेटन से कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहता था कि हम इस सभी के सभी सामान को इंस्टॉलमेंट्स पे भी ले सकते थे। जिसके बाद जब आर्सेल वहाँ पर फ्रिज को खोल के दिखाता है तब हमें वहाँ पर पता चलता है कि उन लोगों के पास तो वहाँ पर खाने के लिए खाना ही नहीं है और इसी चीज की वजह से आर्सेल वहाँ पर सेटन को लेक्चर पे लेक्चर सुनाने लगता है। मगर सेटन वहाँ पर आर्सेल के लेक्चर को पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए वहाँ से भाग जाता है और आर्सेल से वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेटन छाता लेकर बारिश के अंदर रोड क्रॉस करने का वेट कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि बारिश के अंदर भीग रही होती है। तो सेटन वहाँ पर उस लड़की की मदद करते हुए अपना छाता उस लड़की को दे देता है और उस लड़की से कहता है कि मैं जिस जगह पर काम करता हूँ यहाँ से काफी ज्यादा पास है और ट्रैफिक लाइट होते के साथ ही सेटन वहाँ पर अपनी साइकिल से फुल तेजी से निकल पड़ता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेटन एक मैकडॉनल्ड्स नाम की जगह पर पार्ट टाइम जॉब करता है और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी कस्टमर के ऑर्डर लेते समय सेटन वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि ये छोटी छोटी चीजें ही मुझे वापस से डीमन लॉर्ड बनने में मदद करेगी और सेटन को इस तरीके से प्रोफेशनली काम करता हुआ देख उसके काउंटर में मौजूद लड़की उससे काफी ज्यादा एडमायर होती है। जिसके बाद हमें आर्सेल के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी के अंदर मौजूद काफी सारी बुक्स को छांट रहा होता है और तभी के तभी हमें वहाँ पर कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेटन आर्सेल से कहता है कि पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाने का काम मैं करूंगा और इस दुनिया के अंदर मैजिक को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है वो तुम पता करोगे। जिसके बाद हमें वापस से मैकडॉनल्ड्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेटन अपनी कुर्सी पर बैठकर बुक को पढ़ रहा होता है और क्योंकि इस दुनिया के अंदर सेटन का नाम सडाओ माँ होता है इसलिए मैं भी अब से उसे यही बुलाऊंगा और हम वहाँ पर देखते हैं कि माओ की पार्टनर वहाँ पर किसी चीज की वजह से रो रही होती है और हमें वहाँ पर बताया जाता है कि उस लड़की का नाम चीचान होता है। जिसके बाद माओ वहाँ पर चीचान से कहता है कि तुम्हें इस प्रकार से रोने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गलतियां तो
तभी से होती है। तो चीचन वहाँ पर माओ से कहती है कि मैं इस महीने के अंदर 6ठी बार फ्राइज को जमीन पर गिरा रही हूँ, जिसकी वजह से पूरे के पूरे ऑफिस का स्टाफ यहाँ से जा चुका है और पूरे के पूरे ऑफिस के अंदर मैं और तुम ही बचे हैं। और अगर मैं इसी तरीके से जमीन पर आलू गिराती रही तो एक ना एक दिन जमीन में से आलू उगना चालू हो जाएंगे। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर उनकी मैनेजर आ जाती है और वो वहाँ पर आते के साथ ही उन दोनों से कहती है कि स्टोर के अंदर काफी ज्यादा क्राउड आना चालू हो चुका है और जैसे ही तुम दोनों के दोनों का यहाँ पर रेस्ट पूरा हो जाए, काम के अंदर अपनी पूरी जी जान लगा देना। और अगर हमारे स्टोर पर इसी प्रकार से डेली क्राउड आता रहा तो एक ना एक दिन हम नेशनल लेवल पर भी पहुंच सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ पर अपने रेस्ट को खत्म कर अपने काम पर पूरी जी जान से लग जाते हैं। और जब माँ वहाँ पर काम कर रहा होता है वो नोटिस करता है कि फ्राइज को बनाने वाली मशीन तो खराब हो चुकी है और इतनी ज्यादा क्राउड को देखकर माँ वहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस भी हो रहा होता है। और इसी नर्वसनेस की वजह से माँ वहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। और तभी के तभी वहाँ पर उसके दिमाग में आर्सेल की बात याद आती है, जिसके अंदर आर्सेल वहाँ पर उससे कहता है कि अपने मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के अंदर करना, क्योंकि हमारे मैजिक का आखिरी सोर्स सिर्फ आप ही हो। और तभी के तभी वहाँ पर माओ की मैनेजर आ जाती है और वहाँ पर आते के साथ ही माओ से पूछती है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है क्या। और उसी के बाद हमें वापस से स्टाफ रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है और इस बार माओ वहाँ पर काफी ज्यादा रो रहा होता है। तो चीचेन वहाँ पर माओ से कहते हैं कि इसके अंदर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं और वैसे भी रिपेयरमैन जल्दी आ जाएगा। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर उनकी मैनेजर आ जाती है और वो वहाँ पर आते के साथ ही माओ से कहते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। और मैनेजर रूम के अंदर जाने के बाद माओ वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर ना जाने का इंतजाम कहीं उस पे तो नहीं लगने वाला। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर माओ की मैनेजर आ जाती है और वो मैनेजर वहाँ पर आते के साथ ही माओ से कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज ये होती है कि मैनेजर को वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल से कॉल आया था और उसी कॉल की वजह से मैनेजर को वहाँ पर माओ को ए लेवल स्टाफ के अंदर प्रमोट करना पड़ रहा है। और माओ वहाँ पर इस गुड न्यूज को सुनने के बाद काफी ज्यादा तेजी से खुश होते हुए अपनी साइकिल से घर की तरफ जा रहा होता है। और रास्ते में जब माओ वहाँ पर वापस से सिग्नल पर रुकता है उसे रास्ते के अंदर वापस से वही वाली लड़की मिलती है और वो लड़की वहाँ पर माओ से कहती है कि जिस जगह पर तुम काम करते हो मैं उस जगह पर आई थी सेटन। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले संडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।